आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर पे बात करने वाले हैं या कहिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर को अगर आपको अच्छे से समझना है या आज के क्लास को सभी चीजों को बहुत अच्छे से जानना है तो एक चीज जरूरी है, आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, मैक्सवेल के इक्वेशन से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड, मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक में और इसके कैरेक्टरिस्टिक को आपने पता किया है। ठीक है, तो इसी क्रम में जैसे आप ये कहते हैं कि किसी मीडियम में अगर साउंड वेव ट्रेवल करता है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करवाता है। इसका मतलब क्या? एनर्जी अगर ट्रांसमिट होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तरंग के चलने से, तो विद्युत चुंबकीय तरंग अगर चलेगा तो वहां भी ये चीजें होनी चाहिए। क्लियर है बात? होना चाहिए ना। तो इसी में हम लोग ये पता करते हैं कि इसके पास आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी कितना है, एनर्जी डेंसिटी कितना है, और एक जो नया वेक्टर आपके सामने दिख रहा है ये क्या है। इस सब चीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का पूरा आइडिया है। ठीक, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मैक्सवेल की इक्वेशन से हम लोग को पता है। क्या पता है आपको? आपको पता है कि गॉसेस का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइवर्जेंस ई रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और ये एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक, इसको आप जानते हैं गॉस लॉ से। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में गॉसेस लॉ क्या कहता है? डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो। तीसरा, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, फैराडेस लॉ है। और नेक्स्ट वन इज कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ध्यान ये रखिएगा कि अगर इस बी को मैं एच के टर्म पे लिखूं, एच के टर्म पे अगर लिखना चाहूं तो कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी होगा। ये वाला बी, इसको मैंने क्या कर दिया? म्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो बी बाई जो म्यू नॉट होता है उसको हम लोग एच कहते हैं। ठीक, इसको आप ऐसा लिखते हैं, है ना। इन वैक्यूम ऑफ द बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड है और वैक्यूम में। ठीक, इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वैसे 12th में आपने इस रिलेशन को देखा है। क्लियर है? यहां तक आप जानते हैं। अब एक काम कीजिए, आप सबसे पहले आप अपने मैक्सवेल का ये थर्ड वाला इक्वेशन लीजिए और इसमें एच का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, एच का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और ये वाला इक्वेशन लीजिए, इसमें ई का, देखिए इसमें एच का और इसमें ई का, मतलब ई वाला जो टर्म था ये देखिए, इसमें एच का और एच वाला जो टर्म है उसमें ई का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट करिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या बोला मैं? मेरा ये कहना है कि आप मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन को इस वेक्टर एच से स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और इस इक्वेशन 4 को आप क्या करिए? ई से मल्टीप्लाई करिए, स्केलर मल्टीप्लाई करिए और इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास ये आएगा। कैसे आया देखिए, यहां पे क्या मिला आपको? कर्ल बी या कर्ल एच। ठीक है, कर्ल बी कहिए या कर्ल एच कहिए। तो अगर मैं कर्ल बी के टर्म पे इसको लिखूं तो ये कर्ल बी हुआ और इसके साथ ये ई का मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस ये हुआ कर्ल ई, यहां लिखिए कर्ल एच है ना, इसको ई लिखिए। क्या लिखा? देखिए यहां पे ई को डॉट प्रोडक्ट किया तो ई कर्ल बी माइनस माइनस एच कर्ल ई। यहां बी है ना तो इसको बी को एच कर दीजिए, ये बी जो लिखे हैं ना आप इसको एच ले लीजिए, ये। ठीक, क्योंकि इसके साथ लेना है हम लोग,
तो कर्ल ई यानी कि डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस वेक्टर एच, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ई का करना है, आपने बोला है ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है ई का। क्लियर हुआ? दूसरा यहां पे ये कर्ल ई यानी कि डेल क्रॉस ई, इसमें आपने कहा एच का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, एच का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये आया इक्वल। अब इधर वाले टर्म पे देखिए, यहां वाला टर्म पे ये देखिए, इसके साथ अगर ई डॉट करेंगे तो ई डॉट जे करना पड़ेगा और ई डॉट डेल डी बाई डेल टी होगा। क्लियर है? मतलब इस इक्वेशन के दोनों साइड में अगर ई का डॉट प्रोडक्ट करें तो एक टर्म ये बनेगा और एक टर्म ये बनेगा। अब क्या करिए, इक्वेशन 3 के पास जाइए, यहां h का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ h का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा, और इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये वाले टर्म के साथ तो ये बनेगा। क्लियर है बात? और आपने कहा भी है कि इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गया है। E डॉट कर्ल H माइनस H डॉट कर्ल E इक्वल E डॉट J प्लस वेक्टर E डॉट डेल डी वेक्टर बाई डेल टी माइनस माइनस, ये पहले से माइनस था इसका, H डेल बी बाई डेल टी। ये इक्वेशन को हम लोग अब थोड़ा सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करें? तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये क्या हुआ देखिए, E डॉट डेल क्रॉस H माइनस H डेल क्रॉस E इक्वल E डॉट J E डॉट डेल डी बाई डेल टी प्लस, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके बना प्लस H डेल बी बाई डेल टी। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या किए एक बार सोच के देखिए। आपका कहना है कि जैसे प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंगे माध्यम में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एनर्जी डेंसिटी ट्रांसमिट करता होगा, एनर्जी ट्रांसमिट करता होगा। तो आप लोग का टारगेट क्या है? एनर्जी डेंसिटी पता करना और उसके साथ में पॉइंटिंग वेक्टर पे डिस्कस करना, ये आपका टारगेट है। इतना लिखा आपने, इतना लिखे आपने ना। क्या लिखेंगे आप कि भाई जिस तरीके से आपका प्रोग्रेसिव वेव मीडियम में एनर्जी ट्रांसमिट करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, और हम चाहते हैं इसकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना, साथ साथ पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में जानना या पॉइंटिंग वेक्टर की व्याख्या करना। ये लिखा। फिर लिखने के बाद आपने क्या कहा, मैक्सवेल का इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, और इसमें ट्रिक क्या लगाया आपने, इस इक्वेशन 3 में H का और ये वाले में, इस वाले में E का डॉट प्रोडक्ट किया, और फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस कर दिया। क्लियर हुआ? इसके बाद आपको ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब E डॉट कर्ल H माइनस H डॉट कर्ल E को मैंने लिख दिया माइनस डेल डॉट E क्रॉस H। बाकी ये टर्म एज इट इज है, E डॉट J E डॉट डेल, ये D डिस्प्लेसमेंट वाला है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू आप लोग एप्सिलॉन ई लिखते हैं मीडियम के लिए, तो डी की जगह मैंने लिख दिया एप्सिलॉन ई बाई डेल टी प्लस एच डेल। अब ये मीडियम में है, मीडियम के लिए है, तो यहां वैक्यूम में म्यू नॉट एच था, मीडियम के लिए म्यू एच बाई डेल टी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो टर्म इतना बड़ा था इसको इतना कैसे लिख दिए। देखिए भाई, ये वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एच माइनस एच डॉट
डेल क्रॉस ई। ये एक फॉर्मूला है। देखिए मैं बताता हूं कैसा फॉर्मूला है। अगर मैं कहूं कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, ये डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस मतलब समझते हैं आप, डेल डॉट, डेल ऑपरेटर का डॉट, तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी कितना होगा, बी कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी के बराबर होता है। क्लियर है? ये डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बी कर्ल ए माइनस ए कर्ल बी के इक्वल होता है। इसको अगर आप डेल ऑपरेटर के टर्म पे मेरे से पूछें तो डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट, यहां डॉट करिए, डेल डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू बी कर्ल ए, यानी कि बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए कर्ल बी। क्लियर है? क्लियर है? कुछ दिखा? देखिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है, इसका फॉर्मूला ये बना है। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल डॉट ई क्रॉस एच का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, डेल, तो यहां से एच आएगा, यहां से एच आएगा, ये बी को पहले लिखे मतलब एच को पहले लिखेंगे आप, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। बिल्कुल ऐसे ही ए की जगह में ई रख दीजिए और इस बी की जगह में एच को रखेंगे, तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हुआ। आपके पास क्या है, आपके पास ये प्लस में और ये माइनस में है, और फॉर्मूला में ये प्लस है और ये माइनस है, उल्टा मतलब माइनस लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहां इसकी जगह, इस टर्म की जगह इस टर्म को यूज किया है। क्लियर है? इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने इस पूरे की जगह इतना लिख दिया। क्लियर हुआ? अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस वाला टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, ई डॉट जे प्लस 1/2 डेल ई ई स्क्वायर डेल टी प्लस 1/2 डेल म्यू बी स्क्वायर डेल टी प्लस डेल डॉट ई क्रॉस एच, ये वाले टर्म को ट्रांसफर कर दिया। अब आपके पास फिर एक क्वेश्चन होगा, क्या भैया ये वाला टर्म कैसे आ गया, यहां तो हमने क्या लिखा है, ई डॉट डेल अपसाइला ई बाई डेल टी और एच डॉट डेल म्यू एच बाई डेल टी लिखा हुआ है। इसको ये 1/2 फिर डेल अपसाइलन ई स्क्वायर बाई डेल टी और 1/2 डेल म्यू बी स्क्वायर बाई डेल टी कैसे लिख दिया। इस पूरे चीज को अच्छे से नोट कीजिए, और इक्वेशन 1 के बाद आप यहां तक तो नहीं पहुंचेंगे, आप कम से कम ये वाले फॉर्मूले को करके यहां तक पहुंच गए हैं, ठीक, लेकिन इसको नोट कर लिया आपने। अब आपका क्वेश्चन कि इसका ये 1/2 आया कैसे, मतलब ये वाला इक्वेशन का ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये तो है ही नहीं, यहां तो ये था, यहां तो ये है, कैसे किए होंगे। आपके इस क्वेश्चन का आंसर अगले स्लाइड में देते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन था कि भाई ये कैसे लिख दिया आप। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर को मैं ई डॉट ई लिख सकता हूं क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा। ई डॉट ई इज ई स्क्वायर। क्लियर है? और अगर मैं इन दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करूं तो डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल बाई डेल टी ई डॉट ई होगा। क्लियर है? मतलब डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी, ई डॉट डेल ई बाई डेल टी, पहला कांस्टेंट दूसरे को, और पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, मतलब डेल ई बाई डेल टी इंटू ई। क्लियर है? लेकिन आपका ये जो ई डॉट डेल ई बाई डेल टी और डेल ई बाई डेल टी डॉट ई दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप लोग कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करवाते हैं। क्रम विनिमय का नियम स्केलर गुणनफल में पालन होता है, और होता है इसलिए क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है, मतलब दोनों के दोनों ऐड हुए। ऐड होने के बाद डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी इक्वल हो जाएगा 2e डेल ई बाई डेल टी। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? अब अगर मैं इस
2 को इधर ट्रांसफर कर दूं, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये कितना आएगा भाई? ये आ रहा है ई डॉट डेल ई बाई डेल टी का वैल्यू 1/2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी। अब देख लीजिए, आप जो नोट किया है उसमें ये लिखा था, ये लिखा है ना, यहां एप्सिलॉन बस है, लेकिन अल्टीमेटली यही है ना, ई डेल ई बाई डेल टी। इसका वैल्यू मैं इतना लिख रहा हूं 1/2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी, तो यहां पे ये आ जाएगा। उसी तरीके से बी के लिए तो ये बी स्क्वायर वाला टर्म, बी के लिए बी स्क्वायर लेंगे तो फिर उसे वही आ जाएगा। तो आपके पास ये टर्म उन दोनों की जगह हमने इस थ्योरी को यूज करके लिखा है। क्लियर है? आप इक्वेशन 2 तक पहुंच गए और इक्वेशन 2 में अब डाउट नहीं है। ठीक, चलिए, डाउट नहीं है तो ई डॉट जे लिखा 1/2 डेल, ध्यान दीजिए यहां ई है, ई स्क्वायर मतलब ई इंटू ई, ई डॉट ई, तो एप्सिलॉन ई की जगह आ जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? ई स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप? ई डॉट ई, और यहां एप्सिलॉन पहले से अगर दें तो एप्सिलॉन ई की जगह क्या लिखेंगे आप? डी, और एक ठो ई बच जाएगा, प्लस 1/2 डेल, यहां देखिए बी स्क्वायर लेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और म्यू बी की जगह क्या लिखेंगे आप? एच डॉट बी वेक्टर बाई डेल टी प्लस डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू 0। एनर्जी डेंसिटी निकालना है और पॉइंटिंग वेक्टर को एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी तक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे हम लोग डिस्कस किए हैं और दोनों के दोनों दो फॉर्मूले को अप्लाई करके आसानी से मिला है। ठीक, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है और यहां तक हम लोग को डाउट भी नहीं है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। तो ये जो इक्वेशन आया है उसको हम लोग एक काम करें, इस फॉर्म में लिख देते हैं। किस फॉर्म में? ये 1/2 डेल बाई डेल टी 1/2 डेल बाई डेल टी दोनों में था, तो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे प्लस 1/2 डेल बाई डेल टी अगर निकाल दें तो यहां क्या बचेगा? ये वेक्टर डी डॉट वेक्टर ई, और यहां क्या बचेगा? वेक्टर एच डॉट वेक्टर बी बचा ये। तो आपका इक्वेशन क्या बना? वेक्टर ई डॉट जे वेक्टर प्लस 1/2 डेल बाई डेल टी वेक्टर डी डॉट वेक्टर ई प्लस एच वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास ये जो इक्वेशन आया है ना, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। मतलब एक सरफेस है और वो सरफेस आपके वी वॉल्यूम को इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो अगर एस सरफेस वी वॉल्यूम को इनक्लोज करके रखा है तो हम लोग को इस पूरे के लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब इसका भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन और इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो आपका ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/2 डेल बाई डेल टी वेक्टर डी डॉट वेक्टर ई प्लस वेक्टर एच डॉट वेक्टर बी डीवी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच डीवी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया है? एक सरफेस लिया और वो सरफेस वी वॉल्यूम को इनक्लोज करके रखा है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया है? इस पूरे इक्वेशन को v के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है? उस सरफेस s के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बता रहा है। क्लियर है? अब इसी को हम लोग स्टडी करेंगे, हमारा फोकस यही इक्वेशन है। देखिए क्या बना, इस सीधे सीधे से इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या बन गया? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी प्लस 1/2 डेल बाई डेल टी डी डॉट ई प्लस एच डॉट बी वेक्टर है ना, डीवी इक्वल टू माइनस ये जो इक्वेशन आया है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर का 4, ये कह दीजिए आप एक पड़ाव पर पहुंच गए हैं।
यहां ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसका हर टर्म को आपको डिफाइन करना है। जैसे ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है और ये टर्म क्या है, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। आपके इस इक्वेशन के हर एक टर्म को एक एक करके बताते हैं। ठीक है, आपके इक्वेशन 4 का हर टर्म को डिफाइन करना है। चलिए पहला टर्म उठाइए। ये जो पहला टर्म आपने लिया है वॉल्यूम इंटीग्रेशन E डॉट जे वेक्टर डीवी, वास्तव में ये माध्यम में गतिशील आवेश पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की दर है। ठीक, यहां ये जो टर्म है आपके पास, ये एक्चुअल में रेट ऑफ वर्क डन है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कैसे? जैसे लॉरेंज फोर्स के लिए आपने देखा था, आपका जो लॉरेंज बल होता है कितना होता है? विद्युत क्षेत्र के कारण बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। गतिशील आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना लगेगा? ई डी क्यू लगेगा। और चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है उसमें? V क्रॉस बी डी क्यू, जहां V आपके आवेश का वेग है और ये उसका चार्ज है और B विद्युत क्षेत्र, सॉरी B चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये लॉरेंज फोर्स है। क्लियर है? मतलब आपका जो गतिशील आवेश पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कार्य करने की दर निकालेंगे किसके हिसाब से? लॉरेंज फोर्स के हिसाब से। बल है तो कार्य तो होगा। कैसे होगा? देखिए, अब आप ये कहते हैं कि हम लोग ये जो dq चार्ज है उसको हम लोग डिस्प्लेस करना चाहते हैं अगेंस्ट द लॉरेंज फोर्स F। इस F लॉरेंज फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग को वर्क डन करना है। कितना? इसको dl डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए। तो कार्य क्या होता है? वर्क डन कितना होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना निकाले हैं आप? E dq प्लस V क्रॉस B dq डॉट dl। क्लियर है? इस dl को अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? E dq डॉट dl, देन V क्रॉस B dq डॉट dl। ये है आपका dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू डिस्प्लेस योर dq चार्ज अप टू अ स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट dl। क्लियर है? क्लियर है ना? ये जो फोर्स आया है कहां से आया? लॉरेंज वाले फोर्स से। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन अ मूविंग चार्ज। टोटल जो फोर्स एक्ट करता है किसी मूविंग चार्ज में ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और अगर उस लॉरेंज फोर्स एक्ट कर रहा है dq चार्ज में और उसको हमको डिस्प्लेस करना है dl डिस्टेंस तक, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको ये मिला। इसको इजी करते हैं। चलिए देखिए भाई, यहां dq v क्रॉस b डॉट dl है। v मतलब क्या? dl डिस्टेंस को कवर करने में dt समय लिया। एट dt टाइम यू डिस्प्लेस योर चार्ज पार्टिकल अप टू अ डिस्टेंस dl। तो ये dl बाई dt क्रॉस b डॉट dl, ध्यान दीजिएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका डायरेक्शन उस सरफेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये दोनों लाई करते हैं। मतलब जिसमें dl रहता है उस क्षेत्र के लंबवत इसका दिशा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो यहां से ये वाला टर्म मैं ये कहना चाह रहा था कि 0 हो जाएगा। तो आपके पास dw का वैल्यू कितना लिखेंगे आप? dq e डॉट dl। काफी इजी हो गया नहीं? अब यहां से टोटल वर्क डन निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उस वॉल्यूम एलिमेंट v की बात करते हैं जो सरफेस s के द्वारा इनक्लोज कर लिया गया है। तो v dq e डॉट dl dv आएगा। ठीक है,
अब यहां ध्यान दीजिए आप इस पॉइंट पे, डी क्यू ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ई और डीएल, डीएल को मैं वी लिख देता हूं। क्यों लिख रहे हैं भाई डीएल को वी? देखिए यहां पे आइए, तो वी को आपने क्या लिखा, डीएल बाई डी टी, तो डीएल बाई डी टी लिखा ना वीएल को, तो डीएल की जगह मैं वी डी टी लिख सकता हूं कि नहीं? डीएल की जगह मैंने लिख दिया वी और ये डी टी, चलेगा? देखिए ई डीएल की जगह वी डी टी, डी क्यू डी वी, आपका ये इक्वेशन ऐसा हो गया। अब इसमें आपका ये वेक्टर v है और इसके साथ ये dq है और ये dt dv, e डॉट वी डी क्यू डी टी डी वी। ध्यान दीजिए, आप लोग जब रिलेशन निकाल रहे थे करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो I का वैल्यू कितना निकाले थे आप? देखिए J इज इक्वल टू आई बाई ए निकाले थे। I कितना था? NEAVD या NEAV, V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, A आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसके। तो यहां पे क्या आएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल करवाए थे आप, तो यहां क्या आएगा NEV, लेकिन हम लोग EV की बात कर रहे हैं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक ही चार्ज DQ की बात कर रहे हैं। तो आपका J की जगह कितना लिख सकता हूं मैं? DQV, मतलब DQV, ये DQV वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? DQV वेक्टर को मैं लिख दूंगा J। क्लियर है? DQV वेक्टर को मैं लिख दूंगा J। ठीक है, तो J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, धारा घनत्व का मान I बाई ए होता है। I का वैल्यू आप लोगों ने इतना निकाला है, NEAVD या NEAV, किसमें रिलेशन निकाले थे आप? I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो यहां पे EV आना चाहिए, ये V वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग जो एक ये कंसिडरेशन है हमारा, यहाँ चार्ज कितना लिया है आपने? DQ चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? DQ, मतलब E की जगह कितना लेना पड़ेगा? DQ। तो DQV की जगह वेक्टर J लिख सकते हैं, DQV की जगह वेक्टर J लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ द वर्क डन, dW बाई dt की जो वैल्यू है, dW बाई dt जो लिखेंगे आप, वॉल्यूम इंटीग्रेशन E डॉट J dV होगा। क्लियर है? यहां से रेट ऑफ वर्क डन, ये तो देखो टोटल वर्क डन निकाले हैं तो इतना निकला है, रेट ऑफ वर्क डन निकालेंगे तो dt ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ वर्क डन dW बाई dt ये निकल के आएगा EJ dV, EJ dV निकल के आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका ये वाला जो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इस E डॉट J को, ये जो E डॉट J मिला है ना आपका, यहां पे ये जो टर्म बन रहा है E डॉट J, इसको मैंने लिखा है DUM बाई dt, इसको मैंने माना है DUM बाई dt, और ये जो DUM बाई dt इज इक्वल टू E डॉट J जो लिख रहे हैं आप, मतलब E डॉट J की जगह DUM बाई dt लिख रहे हैं, इसी को यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर कहते हैं। ठीक है, इसी को द रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर कहते हैं। इसकी जगह आपने लिखा DUM बाई dt, जिसे यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर कहते हैं, रेट ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है इसको। इक्वेशन नंबर 5। अब बात करते हैं इस टर्म की, इस टर्म की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस इक्वेशन का। चलिए सेकंड टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म से आपको क्या मिला? यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर। क्या मिला? यांत्रिक ऊर्जा घनत्व की दर, द रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी मिला है। क्लियर हुआ? अब आगे गए तो क्या आएगा? देखिए सेकेंड टर्म की बात करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/2 डेल बाई डेल टी डी डॉट ई प्लस एच डॉट बी डीवी
इक्वल, अगर इसको सॉल्व करते हैं यहां पे तो देखिए यहां डी की वैल्यू रख दीजिए आप। डी की वैल्यू कितना, एप्सिलॉन ई डॉट ई कितना हो जाएगा भाई, 1/2 डेल डेल बाई टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ एच की जगह म्यू नॉट सॉरी म्यू बी रख दीजिए, तो म्यू बी डॉट बी कितना हो जाएगा, म्यू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 डेल म्यू बी स्क्वायर बाई डेल टी डीवी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं। आपका इक्वेशन नंबर 2 याद है क्या था, आपका ये इक्वेशन नंबर 2 था, ई डॉट जे प्लस 1/2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी प्लस 1/2 डेल म्यू बी स्क्वायर डेल टी। ये वाला टर्म देखिए, यही था ना, इसी को मैंने यहां लिख दिया है। इसके जगह इस इक्वेशन नंबर 2 से मैंने ये लिख दिया। अगर आप d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई समझने में दिक्कत हो रहा था तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे गए तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल बाई डेल टी, यहां से डेल बाई डेल टी, यहां से डेल बाई डेल टी निकाल दिए, क्या बचा, डेल बाई डेल टी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डेल बाई डेल टी 1 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर डी वी आया। इसका मतलब यहां ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी दिखा रहा होगा, और ये सेकेंड टर्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसको मैंने 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर को 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर को और 1/2 एप्सिलॉन बी स्क्वायर को चेंज कर दिया। क्या लिखा, इसको मैंने एनर्जी के टर्म पे कन्वर्ट करवा दिया है, एनर्जी के टर्म पे इसको लिख दिया है। तो इस टर्म को मैं लिख रहा हूं यू ई प्लस यू वी डी वी के टर्म पे। ये यू ई और यू बी, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। क्या बोलेंगे इसको, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन बी स्क्वायर को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। किसका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी बोल दीजिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है। क्लियर है, ये क्लियर हुआ ये लाइन। किसमें, किसी मीडियम में, कैसे मीडियम में, परावैद्युत माध्यम में। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी को ये दिखा रहा है, यू ई और यू बी। क्लियर है, क्लियर है। तो आपके पास इस इक्वेशन का फॉर्मेशन मैंने कुछ इस तरीके से कहा, u प्लस बी को कॉमनली मैंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख दिया है। अगर यहां h नहीं लिखना आपको तो आप b लिख सकते हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 6 है। एक काम कीजिए भैया, आप लोग अपना इक्वेशन नंबर पूरा जो किए हैं उसको एक बार वापस जाके देखिए कि इक्वेशन कहां कहां से आपने निकाला है। यहां पे आपने कहा है यूनिट वॉल्यूम टोटल स्टोर्ड एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम में टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितना निकालेंगे हम लोग, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर है। ठीक, चलिए इक्वेशन नंबर 4 देखिए अपना, इक्वेशन नंबर 4 देखा, इक्वेशन नंबर 5 है ये, इक्वेशन नंबर 6 लिखा है ना, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 लीजिए और तीनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 पे E डॉट जे की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा d बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन यू एम डी वी प्लस d बाई डी टी, अभी आपने ये निकाल दिया, इस पूरे टर्म का जो वैल्यू था इसको आपने ये पता कर लिया है, अब इसको रख दो यहां, और इक्वल माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी। क्लियर है। इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो यहां वॉल्यूम इंटीग्रेशन के साथ क्या है, डी बाई डी टी यू एम, और यहां डी बाई डी टी यू ई माइनस एच, चाहो तो आप यू ई बी लिख सकते हैं, माइनस नहीं सॉरी यू ई एच या यू ई बी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये डैश है, माइनस नहीं है, केवल डिनोट किया है मैंने। किसको डिनोट किया है, इस पूरे टर्म को या इस पूरे टर्म को। ठीक है,
माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच, ये डॉट रहता है ना, डेल के साथ डॉट रहता है, उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन बना, ये इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस आएगा। इसको देख के आपको अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन याद आया, डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, याद आ रहा है? इसका मतलब ये जो जे है ना, ये जो जे है वो ई क्रॉस एच है ना? ये जो ई क्रॉस एच मिल रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी ई क्रॉस एच को, इसी ई क्रॉस एच को पॉइंटिंग वेक्टर एस बोलते हैं। ई क्रॉस एच को ही पॉइंटिंग वेक्टर एस कहा जाता है। क्या होता है पॉइंटिंग वेक्टर एक्स? विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित ऊर्जा है। क्लियर है? ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। मतलब इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉइंटिंग वेक्टर एस इज द एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। क्लियर है? और ये जो इक्वेशन आपने 7 निकाला है ना, ये एक्चुअल में इसके फॉर्म में है। इसके फॉर्म है मतलब क्या? एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बता रहा है। आपका समीकरण 7 ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बता रहा है। योर इक्वेशन नंबर 7 डिनोट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम भी बोलते हैं। अब आप सोचेंगे ये जो पॉइंटिंग थ्योरम है इसके लिए तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि E क्रॉस H प्लस डी बाई डी टी यू एम प्लस यू ई एच इक्वल टू 0। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखिएगा यहां क्या हो रहा है। देखिए ये वाला जो टर्म है ये एनर्जी डेंसिटी है और ये इक्वल टू हो रहा है आपके पॉइंटिंग वेक्टर के, है ना? तो माइनस में अगर इधर इस माइनस को इधर दे दूं तो लॉस बताएगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी बताएगा। ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी बता रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा के ह्रास की दर, ये माइनस को इधर लिख रहा हूं मैं, ऊर्जा के ह्रास की दर उस आयतन से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की दर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग आउट फ्रॉम द वॉल्यूम वी क्लोज्ड बाय अ सरफेस एस। मतलब क्या? फॉर द एनी वॉल्यूम वी द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी, फॉर द वॉल्यूम वी द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी is equal to the rate of energy flowing outside या the rate of energy flowing outward, the rate of energy flowing outward from the volume V। क्लियर है? मतलब ऊर्जा के ह्रास की दर उस आयतन से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के दर के बराबर होती है। यही है आपका पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक, अब देखते हैं ये S जो वेक्टर क्वांटिटी निकल के आया है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ये लास्ट पार्ट है आपके इस लेक्चर का। तो देखिए S इज इक्वल टू क्या हुआ? E इंटू एच। ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिक, एच कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ई का डायमेंशन कितना होता है जी? देखिए E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ मतलब फोर्स, फोर्स और ये
चार्ज, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, एम एल ए इनवर्स टी टू द पावर -3। क्लियर है, क्लियर है। इसका एम एल टी -2, इसका ए बाई टी, तो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया। एच की बात करें तो एच जो होता है बी बाई म्यू नॉट होता है, और बी कितना होता है, बी का होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, बायो सेवर्ट्स बताए थे, बाई म्यू नॉट। तो ये वाला म्यू नॉट, ये वाला म्यू नॉट कैंसिल, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। यहाँ क्या बचा, आई, आई का डायमेंशन होता है ए, डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ है एल, और ये सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि लेंथ इनटू लेंथ, तो आई का डायमेंशन ए, डीएल का एल, और आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर आएगा। सॉल्व कीजिए, तो एक ठो एल कटेगा और दूसरा एल ऊपर जाएगा, तो ए एल -1 आ गया। मतलब एच का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो बताइए एस का कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करिए, एम यहाँ है एल और यहाँ एल टू द पावर -1, मतलब ये और ये कैंसिल, यहाँ ए इनवर्स है और यहाँ ए है, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा। अब देखें कि इसका यूनिट क्या है, इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट होगा ये एफ का यूनिट, एफ और ये चार्ज, एफ और ये चार्ज, और ये ए बाई एल है ना। इसको इजी करें क्या, देखिए यहां से ये एल एक तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एल को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, यहां क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 डिवाइडेड बाई एल इंट्रोड्यूस किए हैं, ये ए तो गायब हो गया ना, एल स्क्वायर टी आएगा। ये क्या है, एम एल स्क्वायर टी -2 को क्या बोलते हो आप, एनर्जी। एल स्क्वायर को क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया, और टी मतलब टाइम। एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और टाइम को सेकेंड लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जूल पर सेकेंड को वॉट कह सकते हैं, तो इसका यूनिट निकल के आ रहा है वॉट मीटर स्क्वायर। क्लियर है, वॉट मीटर स्क्वायर। ठीक, ये था आपका पॉइंटिंग वेक्टर, और इसी में आप लोगों ने एनर्जी डेंसिटी भी निकाला, जिसको यू एच कहा है, इसे यू बी भी कह सकते हैं, मतलब एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और इनका जो एवरेज एनर्जी था उसको भी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, ई डॉट जे के फॉर्म पे। ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको नोट भी करते जाइए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।